अब काफी बड़ा हो गया है, वो नीलामी के लिए तैयार है। ये सुनते ही साइमन साफ मना कर देता है। तब बीमस चालाकी से कहता है, तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। मैं तुम्हें रू के बदले तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन दे सकता हूँ। मोस्टली तुरंत आगे बढ़कर साइमन को समझाने की कोशिश करता है। वो जमीन बेकार है, वहाँ पत्थर और जड़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन बीमस और उसके साथी साइमन का मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम अपने जानवरों की बातें सुनते हो? यह सुनकर साइमन गुस्से में आ जाता है। वह मोस्टली पर पत्थर फेंकता है। चोट खाकर मोस्टली अंदर चला जाता है। उसी रात बेला मोस्टली को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही मोस्टली की आंखों में खुशी आ जाती है। थकान से टूटे हुए शरीर के साथ वह अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रू मोस्टली के पास आता है। वह उत्साहित होकर कहता है, मैंने छिपने के लिए एक गुफा ढूंढी है, आपको चलकर वो देखनी चाहिए। मोस्टली मना कर देता है, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बहुत काम है, हम किसी और दिन चलेंगे। लेकिन रू कहता है, मैंने उन गुफाओं में हमारे जैसे चित्र देखे हैं जिनके हाथ इंसानों जैसे हैं। यह सुनकर मोस्टली चौंक जाता है और वह रू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जुगनू रू के पास आने लगते हैं, जो उन्हें गुफा तक का रास्ता दिखाते हैं। जुगनुओं की रोशनी में वो दोनों उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा जमीन के अंदर बनी होती है। दोनों फिसलते हुए अंदर पहुंचते हैं। अंदर दीवारों पर थॉरीफेंट जैसे जानवरों के चित्र बने होते हैं, लेकिन उनके हाथ होते हैं। इन्हें कहा जाता था अपराइट्स। मोस्टली यह देखकर दंग रह जाता है। उसे पता चलता है कि ये थॉरीफेंट 2 पैरों पर चलते थे और अपने हाथों से हर काम कर सकते थे। रू अपने पिता को आगे ले जाता है, लेकिन आगे गहरा अंधेरा होता है। रू डर कर कहता है, मैं यहाँ से आगे नहीं गया, जुगनू भी मेरे साथ नहीं जाते और मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है, क्या अपराइट्स सच में होते थे या ये बस किसी के बनाए हुए चित्र हैं? यह सुनते ही मोस्टली को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि टर्पिन भी ऐसे ही चित्र बनाता था।